नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी का परीक्षा का तिथि जो है निर्धारित हो चुका है, वो 17 नवंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लगाने का अभ्यास कीजिए। इसी के रिगार्डिंग हम लोग घटना चक्र को एक सीरीज लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आज हम लोग दूसरा वीडियो को करेंगे, सेकेंड वीडियो। इससे पहले एक वीडियो को कर चुके हैं। हम लोग भारत के इतिहास को कर रहे हैं, जहाँ से आधुनिक भारत के इतिहास, वहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए आज हम लोग 27 नंबर के प्रश्न से देखते हैं। इससे पहले हम लोग ने 26 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। इससे पहले कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 1625 ईस्वी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 1625 ईस्वी तक जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। ये पिछले प्रश्न का जो है एक्सप्लेनेशन है। इससे आगे आने वाले प्रश्नों में काफ़ी सहायता होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था, तो सोचिए कहाँ किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, सूरत में किया गया था। सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे हराया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, थॉमस बेस्ट हो जाएगा, थॉमस बेस्ट हो जाएगा। यानी कि थॉमस बेस्ट जो है ये अंग्रेज अधिकारी थे जिसने पुर्तगालियों को जो है स्वाली के निकट पे हराया था। ठीक है, स्वाली स्थान पे हराया था थॉमस बेस्ट ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से जो है किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। निम्नलिखित जितने भी कंपनी दिया गया है इसमें से कौन से कंपनी जो है सबसे पहले सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो इन प्रश्नों को ऊपर देख ही चुके हैं। क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर, अंग्रेज हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अंग्रेज हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थे, जो 1613 ईस्वी में। कहाँ, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को जो है सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया था। किसके द्वारा दिया गया था, तो जहांगीर के द्वारा जो है अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने के लिए क्या किया, अनुमति दिया गया था। कब, तो 1613 ईस्वी में। सूरत में जो है डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अंग्रेज के साथ साथ उस अंग्रेज के बाद में है सूरत में ही डच के द्वारा कब किया गया था, 1616 में, और फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, लेकिन जो अस्थायी रूप से था। अस्थायी रूप से अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया गया था, जो कि अस्थायी था। लेकिन अस्थायी कहाँ पे किया गया था, वो सूरत में किया गया था। कब, तो 1613 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिला था। तो कहाँ मिला था, अभी देखें एक्सप्लेनेशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में जो है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, यानी कि सूरत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, जो बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई में किससे लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है किससे लिया था, तो किससे लिया था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बम्बई किसके द्वारा प्रदान किया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा प्रदान किया गया था।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के उपलक्ष्य में जो है चार्ल्स को जो है पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था। तो किस वर्ष जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पे जो है अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 1797 हो जाएगा। ठीक है, अवध के नवाब सादत अली ने जो है 1797 में प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का किला जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा जो है भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि सर जॉन चाइल्ड हो जाएगी। ठीक है, सर जॉन चाइल्ड हो जाएंगे। सर जॉन चाइल्ड को जो है औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया था, ये आपको याद रखना है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप जो है उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उससे क्या हुआ, माफी मांगनी पड़ी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण कौन सा था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेने के उपलक्ष्य में जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अब यह कब हुआ था, इसका तिथि भी महत्वपूर्ण है, तो ये हमको देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध जो है 1746 से 1748 में हुआ था। 1746 से 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, उसका विस्तार का मात्र था। ठीक है, वह क्या था, वह एकमात्र विस्तार था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में जो है 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का एक तत्कालिक कारण था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेने के कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों के अधिग्रहण करने के कारण जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। तो कब हुआ था, 1746 से 1748 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कर्नाटक युद्ध जो है किन किन के बीच में लड़ रहा था। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में लड़ रहा था, तो अभी देखे हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर ए हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जिसको सूची में आंसर देना है हमको, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर इसका सी है। ठीक है, सही उत्तर सी है, यानी कि ए का 4 हो जाएगा, ए का 4, उसके बाद में बी का 1 हो जाएगा, उसके बाद में सी का 3 और डी का 2 हो जाएगा। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो एला सेपेल की संधि के तहत अंत हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था, वो एला सेपेल की संधि के तहत अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था, उसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत हुआ था, और प्रथम मैसूर युद्ध जो था ब्रिटिश की हार हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार, फिर से ऐसे सीरियल से याद कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध एला सपेल की संधि के तहत अंत हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो अनिर्णायक था, यानी कि उसमें कोई निर्णय नहीं निकला था, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था पेरिस की संधि के तहत अंत हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि बी जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो है 1750 से 1752 में नहीं हुआ था। बाकी कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 1748 में हुआ था, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है 1758 से 1763 ईस्वी में हुआ था। अब तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 में हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 यानी कि 5 साल हुआ था।
कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो था 1758 से 63, 58 से 63 हुआ था, ठीक है। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत के प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय युद्ध जो था 1761 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से जो है भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि डुप्ले हो जाएगा, ठीक है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने, और डुप्ले प्रथम यूरोपियन था। डुप्ले क्या था? डुप्ले ही प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति क्या किया था? आरंभ किया था। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप भी किया था, और भारत में जो है यूरोपीय साम्राज्य की नींव भी रखी थी। किसके द्वारा? तो डुप्ले के द्वारा। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा था, ठीक है। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता या उर्वरक बनाया और वह क्षमता से उसे दर्शाई, उसके लौटाने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक भी लाभ उठाया था, ठीक है। तो डुप्ले द्वारा इतना सभी कार्य किए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि भारत में फ्रांसीसियों ने जो है अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? तो फ्रांसीसी ने सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि सूरत हो जाएगा। अंग्रेज भी सूरत में लगाया था और फ्रांसीसी भी सूरत में ही लगाया था। कब लगाया था? तो लुई 14वें के मंत्री जो थे काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना हुई थी, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया था। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण जो है राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था, ठीक है। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारी कारखाने की स्थापना किए थे, ठीक है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी कहाँ किए थे? तो सूरत में किए थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, ठीक है। तो किसके शासनकाल में? अभी किसके शासनकाल में देखे थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लुई 14वें के शासनकाल में जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अभी देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, यानी कि काल्बर्ट को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल में जो है निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी एंड सी हो जाएगा, ठीक है। बी एंड सी हो जाएगा, यानी कि चिंसूरा और हुगली हो जाएगा, ठीक है। बंगाल में जो है डच के द्वारा चिंसूरा और हुगली में अपना कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुआ था। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ पे? तो पिपली में हुआ था। पिपली में 1627 में स्थापित हुआ था। इसके कुछ ही दिनों बाद डच जो है पिपली से बालासोर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ करके 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में भी फैक्ट्री का क्या किया था? संचालन किया था। 1656 ईस्वी के बाद में जो है हुगली के ही एक गाँव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की और डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र भी बना था, ठीक है। कौन? तो चिंसूरा। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसूरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी स्थापित था, ठीक है। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर भी अपने क्या हुआ था? अपनी कंपनी स्थापित कर चुके थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि 65वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किए थे? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित की थे? तो कब किए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। 1632 में जो है डच द्वारा पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया गया था। तो 1632 आपको याद रखना है। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने जो 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए थे, यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ था। 1632 में ही सबसे पहले पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ और पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है।
फिर भी ये इतिहासकार ओम प्रकाश ने जो है 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद भी हो गया था। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये भी यही है, परीक्षा में पूछ देगा आपसे कि वर्तमान में जो है डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना किस कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कि फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे, क्यों रहे थे? फ्रांसीसी जो है दक्कन में अपनी शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, यानी कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से क्या हुआ था, फ्रांसीसी जो है दक्कन में अपनी आंदोलन शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्या हुए थे? असफल हुए थे। ठीक है, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए अंग्रेज जो है उन डचों की फैक्ट्री स्थापित करने नहीं दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया था। ठीक है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में जो है समय समय पर प्रवेश किया था। तो कौन कौन से यूरोपीय शक्ति प्रवेश किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है, कुट में आंसर देना है, बी हो जाएगा, यानी कि 4-4-2, यानी कि पहले पुर्तगाली आया था, हम बताए थे PDED और F। ठीक है, PDEDF था, पहले पुर्तगाली था, उसके बाद में डच था, उसके बाद में फिर कौन था? उसके बाद में अंग्रेज था, और लास्ट में कौन था? फ्रांसीसी था। ठीक है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी था। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। सही उत्तर क्या है? ए है। तो एक के साथ सुमेलित करते हैं, यानी ए का 2 हो जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, उसके बाद में सी का 4 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। यानी कि पांडिचेरी जो था फ्रांस, उसके बाद में गोवा पुर्तगाली, और ट्रांकेबार यानी कि ट्रावनकोर, डेनिश यानी कि डेन, और मद्रास में डच के द्वारा फैक्ट्री स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को जो है सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI है ये। ठीक है, यूरोप वासियों को जो है सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ठीक है, अंग्रेजी शासनकाल में जो है भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अफीम देखें बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित यूरोपियों में से जो है कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? भारत में व्यापारी रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो अभी हम लोग देखे थे PDEDF। ठीक है, तो कौन आए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर जो है डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डच के द्वारा अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए थे? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना में। ठीक है, डचों द्वारा जो अपने व्यापारिक अड्डे इन सभी स्थानों पे स्थापित किए गए थे, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पे विचार करना है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? डी हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की भारत की देन थी? उपयुक्त में से कौन से अंग्रेजों की जो है भारत को देन थी? ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर कृषि भूमि पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा दिया जा चुका था। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन है वो कोई भी अंग्रेज द्वारा नहीं दिया गया है, यानी कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो है अंग्रेजों से पूर्व ही शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा दिया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों के देन थी, ये अंग्रेज की नहीं था। ठीक है, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही प्रचलित था, ये भी अंग्रेज का नहीं था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी, और इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत की कोई भी देन नहीं था, कोई भी जो है अंग्रेज द्वारा भारत को नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है।
कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी किया था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि टीबी मैकाले द्वारा कहा गया था ये कथन। टीबी मैकाले आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एला सापेल की संधि। ठीक है, एला सापेल की संधि 1748 ईस्वी संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो एला सापेल की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? अभी देखे थे, तो ए और दो हो जाएगा। ठीक है, एक और दो यानी कि दोनों हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था और अंग्रेजों को जो है मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। एला सापेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था, इस संधि के तहत जो है कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था और अंग्रेजों को जो है मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में जो है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही रहा है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि अंग्रेजों को जो है बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना था। ठीक है, और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत थी, इस वजह से जो है अंग्रेजी की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता का ये देखने को मिलता है कारण। तो चलिए वीडियो आज यहीं पे अंत करते हैं। इसका अगला टॉपिक जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को कल करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके अगले वीडियो में। वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।